नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और इस साल का आखिरी सोमवार, जबकि भारतीय बाजारों के अंदर जो कामकाज है वो आज एक दायरे के अंदर ही होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इस दायरे के अंदर जो मेजर मार्केट का थ्रस्ट है वो थोड़ा नेगेटिव बायस के साथ ही ट्रेड हो रहा है। करीब करीब 33 अंकों के आसपास की गिरावट निफ्टी में देखने को मिल रही है। 56 अंकों के आसपास का फॉल सेंसेक्स में है। निफ्टी बैंक फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर है। 31 अंकों की बढ़त वहां पर देखने को मिल रही है। मिड कैप इंडेक्स 31 अंक ऊपर है और स्मॉल कैप इंडेक्स भी फ्लैट टू नेगेटिव, करीब करीब 68 अंकों के आसपास का फॉल यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो मेजरली मार्केट्स के अंदर आज एक दायरे में कामकाज है। फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में एडवांस डिक्लाइन थोड़ा सा सरका है डिक्लाइंस के फेवर में, लेकिन अभी भी 850 शेयर तेजी में है और करीब करीब 1500 शेयर ऐसे हैं जो कि हमारे साथ बिकवाली के साथ अभी कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो एडवांस डिक्लाइन मोर और लेस मार्केट का थोड़ा सा डिक्लाइन की साइड पर जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज हम बातचीत करेंगे शरद सर से, हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स पर। शरद सर से हम बातचीत करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर, आपके सवालों के जवाब के ऊपर, और साथ साथ आईपीओ मार्केट्स जो साल के एंड में खड़ी है उसके ऊपर भी हम शरद सर से बातचीत करेंगे। लेकिन शरद सर से बातचीत करने पहले जरा एक बारी मार्केट्स के ऊपर उनका व्यू लेना जरूरी है। शरद सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। क्या करना चाहिए बाजार में सर, क्योंकि आज एक दायरे में ही कामकाज हो रहा है और आज ही नहीं है, 25 तारीख से हम लगातार देख रहे हैं कि थोड़ा लैकलस्टर मूवमेंट है, लो वॉल्यूम है, थिन रेंज है। कैसे काम किया जाए बाजार में? बिल्कुल सही बात है। वॉल्यूम काफी कम है। देखिए, पिछले मंडे को मेरी आपसे बात हुई थी सुमित जी, तो डिस्कशन हुआ था कि 23,485 535 नीचे वो जोन है, स्पॉट लेवल्स है जहां अच्छा सपोर्ट है। आप उस जगह पे देखेंगे तो अच्छा फुट का बेस है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो जो इमीडिएट रेजिस्टेंस बनता था वो 23,815 875 का जोन था, जहां पर 23,800 के पास आप देखें, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि 23,800 के पास पुट राइटर का बेस है, लेकिन इसके बावजूद कॉल राइटर्स पोजीशन छोड़ नहीं रहे। तो आपने पिछले 5 दिन के अंदर देखा सारा हाई वहीं से बनता है और एक सेल ऑफ हमें देखने को मिलता है। हाउएवर हायर हाई हमें देखने को मिल रहा है, बट वो जोन कट नहीं रहा है ऊपर की तरफ। जो मेजर रेजिस्टेंस है 24,000 24,066, मुझे मेरा भी मानना है कि ये जो जोन है ये सबसे बड़ा बेरिश बेस है। जो लास्ट वीक में मैंने अपना व्यू शेयर किया था, मैंने ये डिस्कस किया था पूरे वीक में कंसोलिडेशन रहेगा बाजार में इसी जोन के अंदर, 23,485 535, ऊपर 24,066 और 23,815 873 इमीडिएट रेजिस्टेंस। सपोर्ट कहां बनता हुआ दिखाई दे रहा है अगर आप देखें तो करीब एक छोटा सा सपोर्ट 23,650 और 700 के जोन में वहां पर भी देखने को मिल रहा है। अगर आप 650 700 के आसपास देखें तो यहाँ पुट राइटर थोड़ा पोजीशन मजबूत करता हुआ दिख रहा है, बट इतना कन्विंसिंग शॉर्टपुट बिल्डअप नहीं है। जब तक 23,875 के ऊपर क्लोजर नहीं मिलता, मुझे लगता है कि वीकनेस बनी रहेगी। और सबसे बड़ी चीज ये है कि 24,066 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं मिलता तब तक सेल ऑन राइज का व्यू बना रहेगा। ऊपर हो सकता है एक बार बिकवाली देखने को मिले। सिमिलरली अगर आप बैंक निफ्टी में देखेंगे तो पिछले मंडे को भी डिस्कस किया था कि एक अच्छा सपोर्ट नीचे की तरफ आप देखेंगे तो 50,900 51,030 ये जो स्पॉट का जोन है बढ़िया सपोर्ट है। कोई भी डिप मिले खरीदारी हो सकती है। ऊपर जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस आता है वो 51,630 51,775। और देखिए एक स्विंग हमें मिला भी था बीच में, आप देखिए इसी जोन में आपको एक स्विंग मिला करीब 26 दिसंबर को, और आज भी देखिए वैसा एक स्विंग हमें मिल रहा है 52,000 के आसपास तक का, बट सस्टेन नहीं हो रहा है। इमीडिएट रेजिस्टेंस है 51,380 420। अब ये भी वो बना हुआ है, उसके ऊपर क्लोज करना बाजार का। जिस दिन क्लोज नहीं करेगा जब तक तब तक बुलिशनेस नहीं आएगी, ये चॉपीनेस बनी रहेगी। राइट जो बायर्स हैं, ऑप्शन बायर्स हैं, उनको मैं एक बार जरूर आगाह करना चाहता हूं। देखिए इस वीकली एक्सपायरी में ट्रेड अभी मत कीजिए, आपका अननेसेसरी प्रीमियम डिटेरियोरेट होगा। आप अगर आपको प्ले करना भी है, आप लॉन्ग बने हुए हैं मान लीजिए 50,900 51,030 के बेस से, और निफ्टी में आप लॉन्ग बने हुए हैं नीचे 23,600 700 या 23,485 535 के बेस से, मंथली एक्सपायरी में कीजिएगा। निफ्टी में वीकली एक्सपायरी में कोई ट्रेड अभी मत कीजिएगा। तो आपको एक साफ राय दी गई है निफ्टी के संदर्भ में। तो शरद सर, जो निफ्टी बैंक है आज थोड़ा सा कह लो कि सपोर्टिव है, वो आज उतनी खराब सिचुएशन निफ्टी जितनी निफ्टी बैंक के अंदर नहीं है। इसको आप कैसे रीड कर रहे हो? तो देखिए अगर आप देखेंगे तो आप बाजार ये मान के चल रहा है, यूएस का देखिए बेहतरीन मैक्रो इकोनॉमिक डेटा रहा है।
और ये बाजार मान के चल रहा है कि हो सकता है इस बार इंटरेस्ट रेट कट एक बार इंडिया में अगर फूड इन्फ्लेशन में कमी मिलती है तो देखने को मिले। लास्ट एमपीसी मीट में गवर्नर साहब ने साफ बोला था कि फाइनेंशियल्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आप देखिए क्रेडिट ग्रोथ अच्छी है, डिपॉजिट ग्रोथ म्यूटेड है। बैंक निफ्टी गिरावट के बाद सस्टेन कर रहा है। मुझे लगता है अगर 51,380 422 के ऊपर बुलिशनेस मिल जाए, क्लोज मिल जाए सुमित जी, तो एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ 51,630 775 तक का बनता है। जो अग्रेसिव बायर्स है वो बिल्कुल एक लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। एक अच्छा बेस नीचे की तरफ करीब करीब 51,170 स्पॉट, और आप देखिए 51,150 170 ये वो जोन है जहां पे आप देखिए थोड़ा पुट राइटर भी एक बार मजबूती लेने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है कि लेकिन जब तक 51,500 कटे नहीं, यहाँ पर बड़ा कॉल राइटर खड़ा हुआ है, तब तक वो कॉल राइटर जब तक कवर ना करे मजा नहीं आएगी। एक बड़ा मूव ऊपर की तरफ नहीं देखने को मिलेगा। इवन देन चांस लिया जा सकता है कि अगर 51,380 422 के ऊपर किसी दिन क्लोज देखने को मिले। मुझे लगता है चॉपीनेस बैंक निफ्टी में ज्यादा है तो मूव भी यहाँ पर भी बड़ा आएगा। जो 52,000 के आसपास 51,900 के आसपास गया तो वहां भी कुछ ना कुछ लोगों ने लॉन्ग किया होगा या ट्रैप्ड होंगे। तो देखिए वो स्टॉप लॉस 50,900 51,030 के आसपास का लेकर के चलेंगे। मुझे लगता है जैसे 51,380 420 कटे, लॉन्ग बिल्कुल बनेगा। तो आपके लिए निफ्टी बैंक के ऊपर राय यहाँ पर शरद सर दे रहे हैं। शरद सर, आज वो घर का कोना बदल गया, आज कहीं बाहर हो क्या? नहीं नहीं सुमित जी, ये दूसरा एक छोटा सा मैंने अपने लिए अलग जगह बना रखी है। ऑफिस रहता हूँ या घर रहता हूँ या एक छोटी सी और जगह है, यहाँ भी कभी भी अकेले पाया जाता हूँ। कभी आप आइए बॉम्बे तो एक बैठक होगी। हाँ हाँ सर, आपसे बैठक पेंडिंग भी है मेरी। मुंबई में आऊँगा नेक्स्ट मंथ में प्रोबेबली। तो बहुत सारी मीटिंग्स मेरी पुरानी पेंडिंग है और आपसे मिलना बाकी है बहुत समय से। आप तो वैसे भी हमारे घर के और पुराने ऑफिस के बहुत नज़दीक भी हैं, तो आपसे वैसे ही मुलाकात होने वाली है जल्दी। ओके, शरद सर से आगे बातचीत करता हूँ कुछ सवालों पर, लेकिन उससे पहले जरा कुछ आज के गेनर लूजर भी आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। आज निफ्टी के टॉप गेनर्स कौन कौन से हैं, उसमें अदानी इंटरप्राइजेस का नाम शुमार है, श्रीराम फाइनेंस, सिप्ला, सन फार्मा, कुछ ऐसे नाम जो कि आज निफ्टी के टॉप गेनर्स में आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। गिरने वाले शेयरों की भी बात की जाए तो आज गिरने वाले शेयरों में विप्रो का नाम है, हीरो मोटोकॉर्प, BEL, बजाज ऑटो, ये कुछ ऐसे नाम जहाँ पर आज थोड़ा सा दबाव आज के सत्र में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मिड कैप के चढ़ने वाले शेयरों में आइडिया, आज यहाँ पर खरीदारी है, बायोकॉन, फिनिक्स, मुथूट फाइनेंस, यहाँ पर भी कुछ हद तक मूव देखने को मिल रहा है अपवर्ड साइड पर। थोड़ा सा दबाव भारत डायनामिक्स में है, माजगांव डॉक में है, NMDC में है, हिंदुस्तान जिंक में है, फिर कह लिए फार्मा में बाइंग है और मेटल में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग है। और साइमल्टेनियसली ITI स्मॉल कैप स्पेस में जहाँ पे खरीदारी है, हैप्पीएस्ट माइंड में खरीदारी है, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण और एक्शन कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर भी कुछ मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। प्रेशर साइड पे इंटेलेक्ट डिज़ाइन है, प्रॉफिट टेकिंग कह लीजिए, थोड़ी ITM बिकवाली है, मिड कैप में साइंट में प्रेशर है, गार्डन रीच और टीटागढ़, ये कुछ ऐसे नाम जहाँ पर बिकवाली देखने को मिल रही है। 2-3 नामों में शरद सर, एक नाम है आइडिया, जहाँ पर आज एक अच्छा अप मूव आया है न्यूज़ फ्लोज के ड्रिवेन, और दूसरा नाम है एक्शन कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर भी एक अच्छी तेजी आई है। क्या करना चाहिए इन दोनों में सर? जी तो देखिए, हाँ तो बिल्कुल पहले तो आइडिया के ऊपर मैं एक बार डिस्कशन करूं। देखिए वोट आइडिया को अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि जो अभी इमीडिएट बेस था 6 रुपए 60 पैसे, 7 रुपए 70 पैसे, 7 रुपए 70 पैसे के नीचे एक ब्रेकडाउन देखने को मिला था, जो इस वीक में अब देखिए आज जैसे ओपनिंग हुई है, अच्छी ओपनिंग हुई है। मुझे लगता है अगर सस्टेन कर जाए 7 रुपए 70 पैसे के ऊपर तो एक पुल बैक हमें 9 रुपए तक यहाँ बिल्कुल देखने को मिल सकता है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरी बात, अगर एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में आप देखेंगे, कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, सिक्वेंशियली नतीजे भी अच्छे आए हैं। मुझे लगता है यहाँ पर एक अच्छा मूव बना हुआ है। देखिए डिस्पाइट ऑफ मार्केट फ्लक्चुएशन स्ट्रेंथ है। अगर मैं नेक्स्ट वेव इसका प्रोजेक्ट करूं तो मुझे लगता है करीब 1,900 रुपए तक का एक मूव इसमें बहुत बढ़िया सुमित जी बन सकता है, अगर थोड़ा एक से 1.5 क्वार्टर का समय दिया जाए। बहुत बढ़िया बेस बना हुआ है। मुझे लगता है 1320 इस जोन में बहुत अच्छा सपोर्ट है। एक आप देखिए, अगर आप पॉजिटिव करेक्टर ऑफ मूविंग एवरेज स्टॉक चल रहा है, एक कन्विंसिंग ब्रेकआउट है। मुझे लगता है बिल्कुल कम से कम 1600 ऊपर की तरफ होल्ड करेंगे तो 1690, और थोड़ा पोजिशनली होल्ड करेंगे तो 1930 तक के टारगेट यहाँ खुल सकते हैं। 1930 तक के टारगेट्स यहाँ खुल सकते हैं, यानी 400 रुपये का पोटेंशियल अपसाइड स्टॉक के अंदर और खुलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। वैसे भी कंपनी अच्छी है, अगर आप इसे कुछ नंबर्स भी देखेंगे तो हर 4 साल में इसका प्रॉफिट डबल हो जाता है। एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा है ये। लेकिन 1512 रुपये के आसपास स्टॉक कामकाज कर रहा है, और सर भी मान रहे हैं, शरद सर भी, कि यहाँ पर शायद तेज़ी और एक्सटेंड होते हुए दिखाई पड़ सकती है। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपका भी कोई सवाल है, आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, शरद सर से कोई भी सवाल पर किसी भी तरह की रणनीति जानना चाह रहे हैं, तो आपके सामने माध्यम अलग अलग आएंगे, जिसमें आप व्हाट्सएप के जरिए इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। 9311121874 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ईमेल ID money9query@tv9.com,
और साथ साथ आप यूट्यूब पे भी ये शो लाइव रहेगा अगले 1.5 घंटे तक, तो आप हमारे साथ वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं और सीधे सीधे अपना सवाल पूछ सकते हैं, कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। सुरेश कुमार जी का पहला सवाल है और ये पूछ रहे हैं कि टाटा टेक्नोलॉजी और टाटा एलेक्सी में से कौन से शेयर में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना सही रहेगा। दोनों में से एक आंकड़ा आपके सामने शरद सर की, एक बहुत पुरानी लिस्टिंग और फिर बहुत बढ़िया तेज़ी दिखा चुका है, दूसरा हाल की लिस्टिंग बहुत बढ़िया गैप के बाद नीचे आ चुका है, क्या करना चाहिए? देखिए, टाटा टेक्नोलॉजी में आप देखिए Q1 में अच्छी सी पाइपलाइन इन्होंने दिखाई थी, ऑर्डर बुक सब दिखाया, लेकिन हुआ कुछ नहीं, स्टॉक चला ही नहीं। तो क्या हुआ, इसके बाद में रिजल्ट Q2 में अच्छे नहीं आए, स्टॉक पिट गया। तो देखिए, नया सप्लाई जोन 960 रुपए के आसपास बन गया है, स्टॉक अपने ऑल टाइम लो के आसपास चल रहा है। पिछले वीक में सस्टेन करने की कोशिश की थी। देखिए, ये वीक कैसा पैन आउट करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले वीक में एक वीकली चार्ट के ऊपर आप देखेंगे बॉटम में और पैटर्न बना है, लेकिन ये वीक सस्टेन करना बहुत जरूरी है। अगर इस वीक में कहीं 885 रुपए के का सपोर्ट लेकर के ऊपर जाए और कहीं भी आपको 915 920 के ऊपर क्लोज होता हुआ दिखाई दे इस वीक में, तो मेरे ख्याल से एक लिमिटेड पुल बैक 960 रुपए तक इसमें पॉसिबल है, वो एक प्ले किया जा सकता है जो ट्रेडर्स हैं। लेकिन फिर भी मेरा मानना है टाटा एलेक्सी, अगर इन दोनों में ही आपको कंपैरिजन करना तो टाटा एलेक्सी की तरफ चार्ज ज्यादा रहेगा। मुझे लगता है यहाँ पर आप देखिए, एक क्वार्टर छोड़ दीजिए तो नतीजे मोरलेस ठीक ही रहते हैं। तो बिल्कुल मान करके चलिए कि 6600 रुपए के सॉरी हाँ जी हाँ, देखिए 6600 रुपए के पास एक बढ़िया सपोर्ट बना हुआ है। अगर स्टॉक कहीं सस्टेन कर जाए 5980 7000 के ऊपर, तो बढ़िया मूव आपको करीब 7000 की तरफ दिखाई देगा। थोड़ा लंबा अवधि में चलेंगे, थोड़ा लंबे समय में इसको होल्ड करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। लेकिन मैं देखिए वो लेना चाहता हूं यहाँ पर कि डिस्क्लोजर की वैसा वैसा है कि इन दो, अगर आपको आईटी में ही रहना है तो देखिए, पहले जून में मैंने यही विपुल जी को दिया था, कोफोर्ज दिया था, परसिस्टेंट दिया था, एम्फेसिस दिया था, धीरे तीनों में टारगेट को करने की राय भी दी थी। अभी भी मुझे लगता है एचसीएल टेक में, टेक महिंद्रा में आप बिल्कुल बने रहिए। देखिए, बढ़िया ऑर्डर बुक है, आप एआई देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग देखिए, बीएफएसआई देखिए, बढ़िया यहाँ पर ग्रोथ है। वो सारे शेयर्स में भी बने रहेंगे तो अच्छा ट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो बढ़िया नाम आपको पहले शरद सर बता चुके हैं, उनको तो आप देख ही सकते हैं, और टाटा एलेक्सी और टाटा टेक को लेकर भी आपने राय सुनी। तो शरद सर ऐसा क्यों है, वो विपुल को बताने के लिए आप थे, हमें बताने के लिए आप जा रहे हो, ऐसा क्यों? नहीं नहीं सुरेश जी, ऐसा कुछ नहीं। वो देखिए, आप सब भाई लोग हैं तो जी जी। नहीं शरद सर, ये देखो, ऑन एयर और ऑफ एयर में हमेशा अंतर रहा है। आपसे ऑन एयर मुलाकात हो ना हो वो बात की बात है, लेकिन पिछले 20 सालों में जिनसे मैंने पहली बार बात की थी ऑफ एयर, उनसे मेरी आज भी बातचीत चलती है, तो वो एक अलग बात है। तो ये तो अपनी हंसी मजाक अपनी जगह चलता रहेगा। अच्छा, दीपक तिवारी जी एक सवाल पूछ रहे हैं, एस्टर डीएम और ओबरॉय रियल्टी, इन दोनों को लेके छोटी अवधि के लिए क्या टारगेट्स आप देख रहे हो? देखिए भाई साहब, छोटी अवधि में एस्टेडियम को लंबी अवधि में रखिए। देखिए, बढ़िया जो है, एक अभी भी आप देखिएगा तो एक एस्टेडियम के अंदर मेरे टारगेट काफी लंबे, पहले भी मैंने आपको इस स्टॉक को सुझाया है। लंबी अवधि रखेंगे तो बहुत बढ़िया। अगर छोटी अवधि में भी आप जाएं तो भी मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जो नई एंटिटी बन के आ रही है ब्लैकस्टोन के साथ, वहां पर देखिए तीसरा सबसे बड़ा अस्पताल एस्टेडियम हो जाएगा। तो पहले भी मैं रिजल्ट के दौरान भी मैंने रिकमेंड किया था, टारगेट आ गए, 515 का ही था। मुझे लगता है अभी भी स्ट्रेंथ बनी हुई है, मोमेंटम इंडिकेटर्स में कमी नहीं है, लेकिन बेस थोड़ा नीचे खिसक गया 475 रुपए के आसपास। तो आप देखिएगा 590 तक का टारगेट यहाँ खुल जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी के लिए तैयार रहिएगा। इमीडिएट अगर आपके पास है तो थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉस 475 के नीचे जाए तभी बेचेगा। दूसरा देखिए, ओबरॉय रियल्टी ने बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको दिए थे। मुझे लगता है कि एक अच्छे रिजल्ट के बाद बढ़िया मूव के अंदर आ भी गया है। अब थोड़ा स्टॉक को सर सुस्ताने दीजिए, थोड़ा उसको समय लेने दीजिए। बहुत बड़ा मूव आया, देखिए 1900 रुपए का स्टॉक 2200 रुपए के आसपास जाकर के ट्रेड कर रहा है। गिरावट में कहीं आपको मिल जाए 2180 2060 के आसपास जरूर एक्यूमुलेट कीजिएगा। ऊपर का एक लेग अभी और खुलेगा, थोड़ा मोमेंटम थमने के बाद आपको 2750 रुपए तक के टारगेट मिलेंगे। क्वार्टरली रिजल्ट बहुत अच्छे रहेंगे, चाहे वो बुराई हो, मैक्रोटेक हो, या फॉर दैट मैटर गोदरेज प्रॉपर्टी हटा दीजिए, या डीएलएफ हो। इन तीनों में ही मैं काफी पॉजिटिव मुझे लगता है इन लोग के सिक्वेंशियली आने वाले क्वार्टर्स में भी नतीजे बढ़िया रहेंगे। इनफैक्ट जो पहला शब्द आपको बोला शरद सर ने, जरा उसको गौर से याद रखिएगा। अगर आप एस्टर डीएम को देख रहे हैं तो लंबी अवधि के लिए रखिएगा, क्योंकि ये सही बात है, जो नई एंटिटी बनकर आएगी
ये जाइंट एंटिटी होगी, ये थर्ड और सेकंड लार्जेस्ट हॉस्पिटल बनेगा इंडिया का, और एक अच्छा सेक्टर भी है, टेलविंड भी है, और वैल्यू वाइज भी बेटर है। सो इस लिहाज से भी आप इसको लंबी अवधि के लिए देखिए। छोटी अवधि में उसमें वो बात नहीं आ पाएगी जो आप लंबी अवधि में पैसा बना सकते हैं इसमें। पंकज गांधी साहब हमारा रेगुलर व्यूअर हैं, इनका सवाल आया है गुजरात से गेल के ऊपर करीब 206 रुपये के दाम पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है, 100 शेयर इनके पास हैं। पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए इसमें और स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। तो बताइए शरद सर, क्या करना चाहिए? देखिए साहब, अगर आप आईजीएल में रहते, एमजीएल में रहते, आईजीएल में रहते बहुत बढ़िया रहता, लेकिन अगर आप गेल में हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 180 पे देखिए एक बढ़िया बेस बना हुआ है। अगर ये स्टॉक कहीं 195 200 के ऊपर सस्टेन होता, अच्छा मूव आपको 210 212 तक एक छोटा मूव आपको मिलता, बट छोटे अवधि में काफी ट्रेडिंग में इसमें सलाह नहीं दूंगा। ऑयल एंड गैस में इस सेगमेंट में मैं ट्रेडिंग की सलाह नहीं दूंगा छोटी अवधियों को, और भी दूसरे सेक्टर से बढ़िया मूव आ रहा है। 180 के पास अच्छा बेस है, कंसोलिडेट हो जाने दीजिए। 180 से 200 रुपए में स्टॉक को कंसोलिडेट हो जाने दीजिए। एक वीक जो बढ़िया आपको ग्रीन मूव दिखाई दे, तब आप मान के चलिए बुलिशनेस आएगी। मुझे लगता है जो 180 रुपए का बेस है उसका टारगेट ऊपर 220 रुपए तक तो खुल रहा है, लेकिन अब आप मान के चलिए 180 के नीचे जाए तभी पोजीशन काटिएगा, लेकिन थोड़ा कंसोलिडेशन आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो आपको रणनीति बताई गई है गेल में, आप उसके हिसाब से फॉलो कर सकते हैं। प्रदीप जी से बातचीत कर लेते हैं, दिल्ली से मौजूद है हमारे साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार प्रदीप जी, क्या सवाल है आपका? बढ़िया सर। सर मेरा सवाल है टाटा पावर को लेकर सर। किस भाव पे खरीदारी आपकी? शेयर है 420 रुपए के दाम। शेयर है 420 के रेट पे सर। ओके, और कितना समय इसमें और दे सकते हैं प्रदीप जी आप? सर मैं 6 से 1 साल तक दे सकता हूँ सर इसमें। ओके, तो क्या करना चाहिए शरद सर? 120 शेयर हैं, 420 रुपए के दाम पे इनकी खरीदारी है। शेयर अच्छा है, बस वो प्राइसिंग को लेके थोड़ा सा कंसर्न जरूर रहता है यहाँ पे। क्या करें अभी है? जी तो देखिए, नतीजों को तो डिस्कस मत करिए। बढ़िया नतीजे, रिजल्ट, रेवेन्यू 32,000 करोड़ के आसपास, EBITDA देखिए बहुत अच्छा क्लॉक करता है, अच्छा जो है। अदरवाइज भी देखिए पैट अच्छा है और ऑर्डर बुक भी बढ़िया है, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे लगता है कि 390 400 के नीचे इसको नहीं खिसकना चाहिए था। ये जो खिसक गया है ये एक्चुअली आप देखिए ब्रॉडनिंग पैटर्न का ब्रेकडाउन है यहाँ पर। तो ये जो ब्रेकडाउन है ये अच्छा नहीं है, इसको सस्टेन करना चाहिए था 410 रुपए के ऊपर अगर इसको मूव करना है फर्दर, और यहाँ पर भी इसको सस्टेन करना चाहिए। अगर ये नहीं करेगा तो ये 370 रुपए तक की गिरावट भी आपको दिखाएगा, अगर इस सप्ताह में सस्टेन नहीं कर पाया। सस्टेन कर गया, इस सप्ताह में कहीं आपको ग्रीन कैंडल में मिल गया, आपको 395 अभी 394 भाव है, यही आपको 400 रुपए के ऊपर भी सस्टेन करता हुआ दिखाई दे गया, क्योंकि 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे 2 सप्ताह से खिसक के क्लोज हो रहा है। तो गिरावट आ सकती, 370 रुपए तक जा सकता है। अगर ये इसके ऊपर सस्टेन कर गया तभी वही आप स्टॉप लॉस मान लीजिएगा अपना, जो इस वीक का लो बनेगा। ये वीक झेल लीजिए जो भी है फ्राइडे तक। वो सस्टेन हो गया तो आपको ऊपर की तरफ हो सकता है पुल बैक 432 440 की तरफ देखने को मिले। लेकिन अगर इस सेक्टर में आप मुझसे राय मांगिए तो मैं आपको फिर वही नाम बताऊंगा जो मैं हमेशा बोलता हूं। सीजी पावर को अपने पास रखिए, हिताची एनर्जी को अपने पास रखिए, सीएससी को अपने पास रखिए, तो केआई इंडस्ट्री को अपने पास रखिए। ये सब बढ़िया रिजल्ट आपको दे रहे हैं, आगे भी चलेंगे, इस क्वार्टर में भी बढ़िया रिजल्ट आएंगे, सब आपको चलते दौड़ते दिखाई देंगे। तो आपके सामने विकल्प बहुत सारे रखे गए, जिसके अंदर सीजी पावर है, केआई इंडस्ट्रीज है, हिताची, सब क्लास कंपनियां, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आप उनको अदरवाइज भी देख सकते हैं अगर नए ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो। बाकी टाटा पावर को लेकर भी राय दी गई है। निधि चास जी ने एक सवाल पूछा है शरद सर कि ये आपने डॉक्टर रेड्डी, हिताची एनर्जी, डिक्सन टेक इनको रिकमेंड किया समय समय पर, इनके एंट्री के लेवल्स क्या रहेंगे? क्योंकि एक ऑब्वियसली इन सबकी क्वालिटी में तो कोई डाउट ही नहीं है, सबकी सब बढ़िया कंपनियां हैं, लेकिन एंट्री लेना मुश्किल हो रहा है। डिक्सन जैसे शेयर जो लगातार चला ही जा रहा है, या डॉक्टर रेड्डी जो लगातार चला ही जा रहा है, क्या किया जाए इनमें? तो देखिए, मैं हमेशा कहता हूं अगर आपको स्टॉक चल रहा है और आपको उसके अंदर एंट्री लेनी तो आपको स्टैगर्ड एंट्री लेनी पड़ेगी। थोड़ा थोड़ा पैसा करके छोड़िए, 20-20% पैसा करके डालिए। सपोर्ट में आपको यूजुअली बताता हूं कि कहां तक आप बाय कीजिए, कहां तक गिरावट में बाय कीजिए, तो उसके हिसाब से आप 20-20% करके पैसा छोड़िए। अगर वो लेवल नहीं आया नीचे का तो ऊपर निकल गया स्टॉक तो कम से कम तब भी 30-40% पैसा आपका कंज्यूम हो जाएगा उस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर, जो आपको एक डिसेंट मूव देगा। तो ओवरऑल आपके पोर्टफोलियो का एक अच्छा डेल्टा क्रिएट करके दे देगा। तो वही चीज है, एंट्री आपको थोड़ा थोड़ा स्टार्टेड, आप टाइमिंग नहीं कर सकते स्टॉक के अंदर की, जब जरूरी नहीं है कि स्टॉक गिरे ही तभी आप खरीदें। अगर स्टॉक स्ट्रेंथ में है, मोमेंटम अच्छा है, तो शायद नहीं गिरे, आपको मौका ही ना दे।
जैसे देखिए ओबरॉय मौका देगा आपको, परसिस्टेंट कोफोज मौका दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर आप डॉक्टर रेड्डी को देखें, डिक्सन देखिए 3 सप्ताह से कंसोलिडेट हो रहा, थोड़ा थोड़ा करके पैसा डालिए। महंगा स्टॉक है, नो डाउट, बहुत चला है और वैल्यूएशन भी काफी महंगा है, लेकिन फिर देखिए है भी इस तरह का प्ले। सुमित जी से सुनिएगा कहीं फुर्सत पे, सुमित जी आपको डिटेल में स्टोरी बता देंगे। तो देखिए बहुत बढ़िया प्ले है। आने वाले समय में मतलब जो है, आने वाले समय में भी आप देखेंगे तो ईपीएस में जबरदस्त ग्रोथ दिखेगी। मुझे लगता है 22,000 का भी हो जाए तो स्टॉक को कोई कमी नहीं दिखाई दे रही, हो सकता है 2-3-4 क्वार्टर होल्ड किए तो वहां तक भी पहुंच जाए। तो स्टैगर्ड बाइंग रखेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। स्टैगर्ड बाइंग रखिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और जो बात शरद सर अभी कह रहे थे, तो कुछ आंकड़ों से उनको रख देता हूँ। 5 करोड़ का मुनाफा था 2013 में, 3 गुना होके 15 करोड़ हो गया 2015 में, 3 गुना होके 88 करोड़ हो गया 2018 में, 3 गुना होके 2020-21 तक 217 करोड़ हो गया, फिर 3 गुना होके 500 करोड़ हो गया 2024 में। हर 3 साल या हर 2.5 साल में मुनाफा 3 गुना कर देता है, और इसीलिए शेयर को भी ऐसी रफ्तार लगते हुए दिखाई पड़ रही है। तो बढ़िया तेज़ी है, बट ऑब्वियसली ये बात सही है कि वैल्यूएशन थोड़े महंगे हो गए हैं, थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा, उस पार्ट को भी आप ज़रूर ध्यान रखिए। स्टैगर वे में आप एंट्री करिएगा। आगे बढ़ते हैं, और शिवराम शेट्टी सर हमारे रेगुलर दर्शक हैं, उनका एक सवाल आया है कि अंबुजा सीमेंट, बजाज फिनसर्व और बजाज हाउसिंग फाइनेंस तीनों नीचे के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है। इनका 5 साल का नज़रिया है, तो इन्हें बने रहना चाहिए या निकल जाना चाहिए? जी, तो देखिए बिल्कुल देखिए, जहां तक मैं सुन पाया हूँ, आपने कहा कि अपने बजाज हाउसिंग में आपका एक बजाज है। हाउसिंग, बजाज फिनसर्व और अंबुजा हाँ सीमेंट। जी, तो देखिए बिल्कुल आपको तीनों ही स्टॉक पे मैं कहूंगा, अगर आपका लंबा नजरिया है बिल्कुल बने रहिए। ठीक है, कोई दो राय नहीं है। मुझे लगता है देखिए अंबुजा सीमेंट, में मुझे लगता है कि अंबुजा इज वन ऑफ द गुड प्लेयर्स। यहाँ पर अच्छा ट्रैक्शन आने वाले समय में भी आपको देखने को मिलेगा। ऊपर नीचे स्टॉक होता रहेगा, बट ट्रेंड अच्छा है। अगर आप देखेंगे तो एक कंसोलिडेशन पैटर्न बना है, गिरावट मिली थी 690 रुपए के आसपास, स्टॉक नीचे गिर गया, लेकिन अब ट्रेंड दोबारा अपना कंटिन्यू करेगा। अच्छा बेस आपको 440 के नीचे मिल जाएगा। बजाज फिनसर्व में भी देखिए, तो देखिए जिस तरह से बजाज फाइनेंस के जो रिजल्ट्स आए हैं, पिछले क्वार्टर के रिजल्ट खराब थे, लेकिन गाइडेंस बहुत बढ़िया है। तो मुझे लगता है बजाज बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व के अंदर भी लंबी अवधि के अंदर मुझे लगता है, जिस तरह का इनका इकोनॉमिक ऑफ स्केल है, जिस तरह की बाजार है इनके लिए, जिस तरह की कंज्यूमर ग्रोथ स्टोरी है इंडिया की, मुझे लगता है बजाज फिनसर्व को बिल्कुल आने वाले समय में फायदा होता रहेगा, कोई दो राय नहीं है। और जहां तक बजाज हाउसिंग की बात है, देखिए अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर चाहे बजाज हाउसिंग ले लीजिए या दूसरे स्टॉक आप जो है ले लीजिए, मुझे लगता है जितने भी हाउसिंग के स्टॉक है, छोटे स्टॉक, होम फर्स्ट वगैरह, होम फर्स्ट हो गया, बजाज हाउसिंग फाइनेंस हो गया, तो बड़ा है रिलेटिवली, लेकिन सभी अच्छा करेगा। अफोर्डेबल हाउसिंग की मार्केट बहुत बड़ी है इंडिया में। तो देखिए ये सारे स्टॉक आप लंबे समय में रखेंगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। 5 साल के ट्रेजेक्टरी में मुझे नहीं लगता आपको कोई नुकसान होगा। एक अच्छा डेल्टा इंडेक्स के ऊपर ही आपको देखे जाएंगे। ओके, तो अब समय दीजिए। और वैसे भी आपने कहा खुद ही कि आप लंबी अवधि के निवेशक हैं, तो लंबी अवधि में क्वालिटी मैटर्स, और वो आपके पास है ऑलरेडी, तो आप उस हिसाब से बने रहिए। एक एमजे व्लॉग साहब का सवाल था, टाटा पावर का एक्सटेंशन है, अभी आप कह रहे शरद सर, उनका ये सवाल है कि क्या ये 370 तक आ सकता है, और अगर 370 के आसपास आता है तो कि यहाँ एंटर किया जा सकता है? देखिए अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि जो इस तरह का ब्रेकडाउन है, बिल्कुल 370 तक आ सकता है, पॉसिबल है गिरावट आपको 370-75 तक मिल जाए। क्योंकि अब जो जोन बनेगा, अगर आज इस वीक में नीचे ही क्लोज होता रहा, तो आप मान करके चले 373 तक भी एक बार गिरावट इसमें देखने को मिल सकती है। वो एक बढ़िया जोन होगा इसको खरीदारी करने का। तो एक बढ़िया जोन होगा 370, अगर उसके आसपास कहीं मिल जाए तो वहाँ पर आप एक बार वो खरीदारी करके चल सकते हैं। इसके अलावा एक सवाल आया है मिंटू जी का, इनके पास पावर ग्रिड के 100 शेयर हैं 330 रुपये के दाम पर, और विशाल मेगा मार्ट भी है 110 रुपये के दाम पर। क्या करना चाहिए? तो देखिए अगर आप एक, हाँ, तो देखिए पावर ग्रिड के अंदर अगर आप बने हुए हैं, तो बेसिकली आप जिस लेवल पे पावर ग्रिड अभी ट्रेड कर रहा है, ये बहुत ही क्रिटिकल लेवल है। आप देखिए 300-310 इस जोन में स्टॉक को सस्टेन हो जाना चाहिए।
मुझे लगता है एक कंसोलिडेटिंग पैटर्न है लंबे चार्ट के ऊपर, ये जोन में सस्टेन हो जाना चाहिए। कोई बढ़िया ग्रीन कैंडल आपको दे, वीकली चार्ट, वीकली को पूरा सप्ताह देखे आप, स्टॉक चल जाए ठीक ठाक जगह पर सस्टेन कर जाएगा, 300 310 के ऊपर स्टॉक सस्टेन कर जाए इस सप्ताह, इसके अगले सप्ताह एक अच्छा बाइंग लेवल आपको मिल सकता है। तो मुझे लगता है बिल्कुल ये बहुत अच्छा जोन होगा पावर ग्रिड को खरीदारी करने के लिए। जहां तक रिजल्ट वगैरह की बात है, मुझे लगता है ठीक ठाक रिजल्ट थे इसके, आने वाले क्वार्टर्स में भी यहाँ आपको अच्छे नतीजे इस सेक्टर में देखने को मिलेंगे। तो जितना भी देखिए करीब 65-70% के आसपास जो बेसिकली ग्रिड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ये कंपनी के पास है। आप देखेंगे, आप विशाल मेगा मार्ट को आप देखिए, तो जो आईपीओ आया था तो यहाँ पर देखिए थोड़ी दिक्कत मुझे लगी थी, पर्सनली बताऊं, मैंने जब आईपीओ को कवर किया था मुझे लगता था कि ऑफर फॉर सेल है, सारा पैसा प्रमोटर के पास चला गया। तो अब आने वाले समय में कॉस्ट ऑफ फंड कैसी रहेगी, क्योंकि एक्सपेंशन करना होगा तो कॉस्ट ऑफ फंड क्या इंपॉर्टेंट रहेगी, मार्जिन के ऊपर एक दबाव देखने को मिलेगा। वीमार्ट में देखिए हमने देखा, डीमार्ट की तो अपनी अलग स्टोरी है, वीमार्ट में भी हमने देखा जो नए नए लॉन्चेस आए, जो इन हाउस जो इनके चेन्स हैं, वहां पर देखिए अभी भी ब्रेक इवन नहीं आ पाया। तो विशाल में कमर्ट को लेकर थोड़ा सा मैं कॉशियस था, बट इसके बावजूद मुझे लगता है एक बढ़िया ट्रेंड बना हुआ है। प्राइस इज द किंग, तो देखिए 105 रुपए के ऊपर अच्छा बेस बना हुआ है, बने रहिए। अगर ये जिस तरह से चल रहा है अगर चलेगा तो हो सकता है जो इसका ऑल टाइम हाई 114 116 वहां तक भी आपको जाता दिखाई दे, तो भी 104 रुपए पे स्टॉप लॉस लगा के बनी रहिए। तो बने रहना ज़्यादा बेटर है आपके लिए। और पावर ग्रिड एक सीवियर जोन में है, क्रूशल जोन में है, तो उसको भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। प्रज्ञा जी से बातचीत कर लेते हैं। प्रज्ञा जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? जी नमस्ते सर। नमस्कार प्रज्ञा जी। जी मैम, पूछे सवाल। सर मेरे पास 372 के रेट के जिंदल स्टॉक के शेयर्स हैं और 1030 शेयर्स ले रखे हैं मैंने। तो सर आप जैसा बोले मतलब काफी टाइम हो गया है, तो लॉस बुक करना चाहिए या फिर किस टारगेट पे आके मतलब एग्जिट कर देना चाहिए, क्योंकि काफी लॉस हो रहा है। तो प्रज्ञा जी, ये खरीदारी आपने कब की थी और क्यों, किसके कहने पे की थी, खुद निकाला था आपने ये? सर एक्चुअली उस टाइम मतलब मार्केट नेक्स्ट जैसे ही डाउन हो गया, तब ये 380 के रेट में मतलब ये हाई उसमें ही चल रहा था अपना, और फिर नेक्स्ट जैसे ही मार्केट डाउन होता चला गया। सितंबर अक्टूबर के टाइम की बात है। तो आपने ये शेयर आइडेंटिफाई कैसे किया प्रज्ञा जी, ये जानना चाह रहा हूँ मैं। सर एक्चुअली मुझे किसी ने सजेस्ट किया था, क्योंकि ये स्प्लिट हुआ था उस टाइम पे, एक दिन मतलब उसी डेट पे शायद ये स्प्लिट हुआ था, तो स्प्लिट में था कि वो शायद ऊपर की तरफ मूव करेगा, बट उसी दिन से मार्केट डाउन हो गया, तो ये उसी डेट पर 330 पे आके रुक गया था। आपने वो जिन्होंने सजेस्ट किया था उनसे पूछा नहीं कि अब क्या करें शेयर में? सर आप प्लीज सजेस्ट कर दीजिए अब कि क्या नहीं मैम, आप वैसे तो घबराने की ज़रूरत नहीं है मैम। ये कंपनी वैसे बहुत अच्छी है, पाइप स्पेस की ये कंपनी है, और वैल्यू वाइज भी बहुत अच्छे दाम पर अवेलेबल है, 9 और 10 के मल्टीपल पर है, इस क्षेत्र के सबसे सस्ते मल्टीपल में से एक है। वो बात अलग है कि आपने इसको थोड़े ऊपर के लेवल पे ले लिया है, आपने ऑल टाइम हाई से हाई लेवल पे चला गया। मैं उस टाइम उसका फंडामेंटल मतलब मैंने चेक नहीं किया था कि CAT का हाई जा रहा था, और उसी टाइम मैं 372 पे इसको ले लिया था। मैम, किसी भी शेयर में कभी भी खरीदारी करें तो अभी थोड़ी देर पहले शरद सर आपको ये समझा ही रहे थे कि आप स्टैगर वे में खरीदारी करें, और सीढ़ी बनाए खरीदारी करें, थोड़ा खरीदें फिर थोड़ा और खरीदें फिर थोड़ा और खरीदें, वो आपको एटलीस्ट भाव भी नीचे ले आएगा और क्वांटिटी भी आपकी कंफर्टेबल कर देगा। अब बाकी शरद सर की राय भी जान लेते हैं इसके ऊपर। शरद सर, जिंदल 1030 शेयर हैं बड़ी क्वांटिटी में, और ऊपर के दाम पे नहीं खरीदारी है, ऑल टाइम हाइस के आसपास। कंपनी 2 ठीक है, लेकिन अब दाम ऊपर है, करा क्या जाए? देखिए समस्या देखे थे एक्सपोर्ट में जो है डिक्रीज देखने को मिला था, ऑर्डर बुक स्टेबल है, वहां कोई समस्या नहीं देखने को मिली है। इंपॉर्टेंट रहेगा कि इस क्वार्टर के नतीजे कैसे रहते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बेस बन रहा है इस क्वार्टर के रिजल्ट्स के लिए बहुत बढ़िया। ये आपको एक 260 280 ये जो जोन है, ये एक बहुत अच्छा बेस स्टॉक का काम करेगा। मुझे लगता है बहुत क्विक इसमें एक मूव ऊपर की तरफ बनेगा, एक बेस बहुत बढ़िया बन जाएगा 260 280 के बीच में बहुत जल्दी दोबारा आपको स्टॉक ऊपर की तरफ चलता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप 260 के पास मान करके चलिए एक अच्छा सप्लाई जोन है, जब तक उसके नीचे जाके सस्टेन ना करे बेचने की जरूरत नहीं है। जैसा बोला सुमित जी ने, देखिए उतना महंगी कंपनी नहीं है और रिजल्ट भी ठीक ठाक थे सेकंड क्वार्टर के, लेकिन रिजल्ट के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने को मिल गई। मुझे लगता है कि फिर अभी एक पुल बैक आएगा इसके अंदर,
260 280 के बीच में स्टॉक सस्टेन करेगा। जो अगला लेग इसका खुलेगा वो कम से कम 340 रुपए तक लेकर के जाएगा, जहां मेजर सप्लाई जोन है उसको काट देता है तो आपको ऑल टाइम हाई 380 भी मिलेगा। चूंकि आपने इतना समय दे दिया है तो थोड़ा होल्ड करिए, रिजल्ट अच्छे आएंगे। तो थोड़ा समय और दे दीजिए मैम। और एक आगे के लिए लर्निंग है, इधर वी अर्न और वी लर्न, बाजार में हमेशा ये रूल है। तो अगर आगे के लिए लर्निंग ये है कि कभी भी कोई खबर आए या कोई स्टॉक स्प्लिट हो या कोई बोनस आए, ऐसा कुछ भी एडजस्टमेंट हो रहा हो स्टॉक में, तो उससे कुछ समय के लिए दूर हो जाइए। जब वो सब हो जाए, सेटल हो जाए, कहानी ख़त्म हो जाए, फिर आप वापस आया करिए। एडजस्टमेंट में फंसेंगे तो आमतौर पर फंसी जाता है निवेशक, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और अब कुछ और दर्शकों से चर्चा कर लेते हैं। उनका एक सवाल आया है सबिहा सैयद जी का, ग्लोबल हेल्थ केयर पे ये व्यू मांग रही हैं और इनका जो नज़रिया है शरद सर वो सिर्फ 1 महीने का है, ये जनवरी तक का व्यू मांग रही हैं। अर्निंग सीजन को शायद आधार मान के निवेश करना चाह रही हैं, क्या करना चाहिए? बढ़िया है। तो देखिए बिल्कुल मेदांता बढ़िया है, मैंने रिकमेंड भी किया था पहले। मुझे लगता है बिल्कुल ये अभी और ऊपर के एक बार आपको मुंह दिखाएगा। ये सारे ही हॉस्पिटल चेन आप देख लें, फोर्टिस देखिए, मैक्स हॉस्पिटल, मैक्स हेल्थ देखिए, ग्लोबल हेल्थ स्टडी, ये बढ़िया कैपेसिटी एक्सपेंशंस हैं। छोटे शहरों में खासकर अच्छे कैपेसिटी एक्सपेंशंस हैं। दिल्ली की मार्केट में अच्छे कैपेसिटी एक्सपेंशन है जो आने वाला, और जहां पर नए हॉस्पिटल्स आए वहां पर भी बढ़िया एबिडा 25 से 30% का क्लॉक हो रहा है। तो ये सब अच्छा कर रहे हैं, अच्छा करेंगे। हॉस्पिटल चेंज को लेकर के मैं पॉजिटिव हो जाता है, सिक्वेंशियली रिजल्ट अच्छे आएंगे। थोड़ा सा कंज्यूमर बिहेवियर में भी एक शिफ्ट आया है, अब लोग थोड़ा सा ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। तो मुझे लगता है बिल्कुल साहब इसके अंदर बने रहना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, रिजल्ट अच्छा है तो उसके हिसाब से पोजीशनिंग बन सकती। कोई भी डिप आपको मिल जाए कहीं गलती से 1950 के पास, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बाइंग की भी बनती है। मुझे लगता है कि एक यहाँ जहां ट्रेड कर रहा है 1080, वो सबसे बड़ा इसका डिमांड जोन है। अगर उसको ब्रेक कर दे अभी तो बिल्कुल नीचे आपको दोबारा 930 तक भी, 935 तक भी गिरावट मिल सकती है। सप्लाई जोन 935 है, 935 नीचे जाए मतलब देयर समथिंग फंडामेंटली वेरी रॉन्ग। उस केस में 2-4 दिन सस्टेन करेगा तभी पोजीशन काटिएगा, बने रहेगा। मेरा लंबे समय का टारगेट, थोड़ा इसको 1 क्वार्टर 1.5 क्वार्टर दे देंगे तो मुझे लगता है 1400 से 1450 तक के टारगेट इसमें आएंगे। 1400 से 1450 आ सकता है, लेकिन मध्यम से लंबी अवधि में, 1 महीने में नहीं आएगा, तो थोड़ा समय दीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए, मनु शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। शर्मा जी नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार शर्मा जी, हेलो, सुन पा रहे हैं आप मुझे? आवाज आ रही? हाँ जी, सर, जी, मैं बिल्कुल सुन पा रहा हूँ सर। लाउड एंड क्लियर, पूछिए सवाल अपना। एक्चुअली सर मेरे पास ओएनजीसी के शेयर है, लगभग 350 शेयर है और किस उनका भाव पे? एवरेज प्राइस है 269। ओके, और कितना समय दे सकते हैं आप मेरा उसे? व्यू ये है, एक्चुअली सर मैं कितना भी समय दे सकता हूँ, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि सर अगर मैं इसमें एसएल लेके किसी अच्छे शेयर में अगर इसकी उम्मीद नहीं हो तो मैं किसी और शेयर में एंट्री लूँ या इसी को मैं लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू करूँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म मेरा कोई भी नहीं है ऐसा कि मुझे 6 महीना 1 साल, मैं 2 साल भी दे सकता हूँ। तो शर्मा साहब कब से हो आप बाजार में वैसे? मैं एक्चुअली सर ज्यादा से ज्यादा 8-10 महीने हुए हैं मुझे। ओके, तो एक बहुत बड़ी रनअप पिछले साल में हम सरकारी शेयरों में देख चुके हैं, ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, और बहुत अच्छी तेज़ी के बाद आप थोड़ा सा ऊपर के लेवल पर इस स्टॉक के अंदर आए हो। अब बाकी करना क्या चाहिए वो आपको शरद सर बताएंगे। लंबी अवधि के लिए ये ज़्यादा बेहतर है या उनके पास कोई विकल्प है, वो आपको समझा देंगे। शरद सर, क्या करा जाए? ओएनजीसी में निवेशित हैं मध्यम से लंबी अवधि के लिए, कोई और अच्छा विकल्प होगा तो वहां चले जाएंगे, आप इन्हें राय दो। ये ऐसा है कि बिल्कुल आप, मुझे लगता है जो गिरावट है अभी आएगी 215 रुपए तक। इसमें जो सबसे बड़ा सप्लाई जोन है 240 रुपए के आसपास है, 235 का भाव है। अगर 240 के ऊपर किसी सप्ताह में सस्टेन कर जाए तो जरूर एक पुल बैक बनता है ऊपर की तरफ, 272 284 तक के टारगेट खुलते हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं है, जिस तरह का पिछले 2 वीक का प्राइस एक्शन है, मुझे लगता है गिरावट 200, थोड़ा ही बाजार अगर फ्लिप हो गया निफ्टी तो आपको बहुत आराम से 215 तक इसमें गिरावट देखने को मिल जाएगी। मुझे लगता है ऑयल एंड गैस में आईजीएल की तरफ एक बार ध्यान रखिएगा, यहाँ एक बहुत बढ़िया मूव बना है, 350 रुपए का ब्रेकआउट है, अच्छा सस्टेनेंस है स्टॉक के अंदर 380 के आसपास। हाँ, क्रिटिकल मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस ऊपर प्लेस्ड है, कोई भी अब खरीदारी थोड़ा मतलब जो है स्टैगर्ड वे में बनेगी, क्योंकि काफी चल गया है, एक बार बॉटम बन गया स्टॉक के अंदर, क्रिटिकल रेजिस्टेंसेस के आसपास है। लेकिन मुझे लगता है ऊपर की तरफ ये करीब 464 तक के टारगेट इसमें खुल रहे हैं, तो बेस इसमें बहुत बढ़िया, कहीं 375 रुपए के आसपास बन गया, थोड़ा थोड़ा करके खरीदिए, 375 का स्टॉप लॉस डालिए, पिछले 4 वीक का कंसोलिडेशन बेस है।
बढ़िया है, मुझे लगता है धीरे धीरे ये जा सकता है 465 की तरफ, तो यहाँ एक बार ध्यान रख सकते हैं। तो आपके लिए एक विकल्प भी रखा है शरद सर ने, आप उसको भी देख सकते हैं और उसके हिसाब से अपनी रणनीति बना सकते हैं। और ओएनजीसी को लेकर भी रणनीति आपको साफ कर दी शरद सर ने। अब गुजरात चलते हैं, वहां पर भी हमारे साथ एक दर्शक बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में, क्या सवाल है? सर आपको आवाज आ रही मेरी? चलिए शायद संपर्क टूट गया, लेकिन एक बार सवाल उनका आपकी स्क्रीन पर आएगा। मयूर जी पूछ रहे हैं कि E2E नेटवर्क के 150 शेयर हैं, 42 रुपए के दाम पर इसमें खरीदारी की है। शरद सर बहुचर्चित शेयर है ये E2E नेटवर्क, और चला भी काफ़ी है। 42 रुपये पे खरीदा हुआ शेयर 3850 पहुंच चुका है। ये L&T इसमें हिस्सा खरीद रहा है उस खबर के बाद से, तो ये शेयर ऑलरेडी बढ़िया तेज़ी दिखा भी चुका है। अदरवाइज क्या करना चाहिए? AI बेस्ड कंपनी है, लेकिन जिस तरह की चाल दिखाई है इनका गेन मल्टीपल टाइम्स हो चुका है। 10 शेयर 20 शेयर बेच के अपनी कैपिटल निकाल सकते हैं, बाकी शेयरों में बने रहे, ऐसी भी रणनीति बन सकती है। आप क्या राय रखते हो? बहुत महंगा हो गया है बिल्कुल जी, क्या इतना महंगा शेयर इतनी मतलब वैल्यूएशन कमांड करता है, देखने वाली बात है। हो सकता है बाजार उसको दे रहा है तो ठीक ही होगा। तो देखिए बिल्कुल सही बात है, चार्टिकली आप देखिए तो बहुत बढ़िया बेस है, अभी भी पॉजिटिव करेक्टर और पूर्वी का एवरेज स्टॉक बना हुआ है, एक बहुत अच्छा बेस 3440 रुपए के आसपास है। मुझे लगता है कि इस जोन में सस्टेन कर जाएगा। जो भाव इसका है वो 3840 है, स्विंग में 3440 आया नहीं है, बट बेस बहुत बढ़िया, कोई भी स्विंग मिले तो बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। मुझे लगता है अगर मुझे बोला जाए तो मैं 4220 ये जो जोन है, पिछले 3 वीक का सप्लाई जोन है, इसको तोड़ दे ऊपर की तरफ तो आपको नया ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा। ये इस बार ऑल टाइम हाई दोबारा बनाने की कोशिश करेगा, अपना स्विंग हाई 487 तोड़ेगा, और ये आपको करीब 6500 रुपए की ट्रेक्टी जब जाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन इतनी जल्दी नहीं, समय देना पड़ेगा कम से कम आपको 2 से 3 क्वार्टर। थोड़ा समय देना पड़ेगा, थोड़ा महंगा ज़रूर हो चुका है, तो थोड़ा कैपिटल प्रोटेक्ट कर लीजिए और बाकी शेयरों में बने रहिए। जो फ्री के शेयर उनको थ्रू आउट लाइफ होल्ड करिए, लेकिन जैसे जैसे शरद सर बोल रहे हैं वैसे वैसे आप ट्रेल करते रहिए, उन आंकड़ों को या उन नंबर्स को फॉलो कर सकते हैं। अमृतसर चलते हैं, वहाँ पे हमारे साथ सिंह साहब मौजूद है बातचीत करने के लिए। सिंह साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सिंह साहब, क्या सवाल है आपका? बस बढ़िया सर। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपने विपुल जी को कहाँ भेज दिया, आप प्रमोशन कर दी क्या? नहीं सर, विपुल जी हैं अभी तो बाहरी न्यूज़ रूम में बैठे हैं, लेकिन अब उनकी चॉइसेस हैं, धीरे धीरे वो मूव करना चाह रहे हैं तो कहीं और जाएंगे। तो सर ये मीडिया में इधर उधर आवन जावन चलता रहता है। चलता रहता है, सही बात है। जी सर बताइए सिंह साहब, बाकी सवाल क्या आपका? सर मेरे पास रिलायंस के हैं 4 शेयर। 4 शेयर रिलायंस इंडस्ट्रीज के? 50 शेयर? 50 नहीं 50 राइट? हाँ जी 50। ओके, और ये आपके दाम है खरीदारी का 860 रुपये? जी जी। ये प्री एडजस्टमेंट में आपने खरीदारी की थी, जो पोस्ट एडजस्टमेंट का भाव आप बता रहे हो राइट? ओ जैसे। अच्छा, और कितना समय सिंह साहब और दे सकते हो आप इसे? 6 महीने। 6 महीना? वैसे कोई खास वजह कि सिर्फ 6 ही महीना दोगे आप इसे? नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है, लंबा सौदा भी चल सकते हैं। क्योंकि आपने जिस दाम पे खरीदारी की है वो अगर मैं एडजस्ट कर दूं तो 1600 रुपये का दाम बैठता है। आपने इसको डबल होते हुए भी देखा और उसके बाद भी आप निकले नहीं, तो और कंपनी क्वालिटी पे कोई सवाल नहीं, देश की सबसे बड़ी कंपनी है। सो इसलिए मैंने पूछा कि आप निकलना नहीं चाह रहे हो या निकलना चाह रहे हो। शरद सर, रिलायंस इंडस्ट्री सही शेयर का नाम और सही शेयर का दाम दोनों इनके पास है और समय भी दे सकते हैं, करना क्या चाहिए? होल्ड करिए सर, कुछ तो दो राय नहीं। देखिए जिस जगह पे ये ट्रेड कर रहा है स्टॉक, यही इसका बेस है, 1200 रुपए का बढ़िया बेस है। इस लास्ट वीक में हमें एक चार्टिकली देखे तो एक बुलिश हार्वी पैटर्न देखने को मिला था, इस वीक में सस्टेन करेगा। ओपनिंग अच्छी हुई है आज, इसके बाद स्टॉक गिरा है, कोई दिक्कत नहीं है, गैप ऑफ ओपनिंग से गिरा है, सस्टेन होने दीजिए इस सप्ताह में। मुझे लगता है सस्टेन कर जाए। टारगेट क्या है 1200, अगर बहुत छोटा टारगेट दिया तो 1256 का है, बट इतने छोटे टारगेट के लिए रिलायंस को आपको प्ले करने का मतलब नहीं है। अब तो एफएनओ में अच्छे खासे स्टॉक है, या फॉर दैट मैटर ब्रॉडर मार्केट को जाएंगे तो एक से स्टॉक चल रहे हैं, थोड़ा लंबा अवधि में रखेंगे इसको, आप होल्ड कर जाएंगे तो ये 1380 तक का मूव इसमें आपको दिखेगा। 1200 रुपए का स्टॉप लॉस है, 1200 रुपया में वीकली स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, फ्राइडे टू फ्राइडे देखिए। जो लोग हैं वो अगर छोटे ट्रेड करना चाह रहे हैं तो 1200 के नीचे जाने पर ही अपनी पोजीशन बेचे। अदरवाइज मुझे लगता है कि
2 महीने तक का समय देंगे, 2 एक्सपायरी दे देंगे, जनवरी फरवरी, तो 1380 तक के टारगेट शायद यहाँ आपको अब खुलते हुए दिखाई दे, और ये बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा निफ्टी को। तो ये एक और बहुत बड़ा बायस बनता है सुमित जी निफ्टी के लिए। पिछले वीक में जिस तरह का टेक्सचर रहा है रिलायंस का और इंडसइंड बैंक का, वो बहुत क्रिटिकल हो जाता है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। अगर ये इस वीक में सस्टेन कर जाते हैं तो बहुत अच्छा सपोर्ट इंडेक्स को मिलेगा। ये बात सही है कि जहां रिलायंस खड़ा है ये अगर एडजस्ट कर देंगे तो 2500 रुपये का दाम है, और वो 2400 रुपये का दाम, और वो उसके सपोर्ट के आसपास ही है। तो कंपनी की क्वालिटी भी तो कोई सवाल है नहीं, प्राइस आपको फेवरेबल मिल ही रहा है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे कॉल भी ले सकते हो। कुछ और सवालों पर भी शामिल कर लेते हैं। कुछ और सवालों में जो अगला सवाल आया है वो मनोज कुमार जी का है, ग्रीव्स कॉटन को लेकर। 200 शेयर हैं और 200 रुपये के दाम पर खरीदारी है। शरद सर, ये एक और बहुचर्चित शेयर है, रिसेंटली कई बड़े फंड्स ने भी लिया और आईपीओ भी आने वाला है इसके काम का, करना क्या चाहिए? देखिए, थोड़ा सा अब ओवरबॉट है, लेकिन इसके बावजूद बाजार अब ओवरबॉट वगैरह देख नहीं रहा है। बाजार को अच्छा स्टॉक चाहिए कि पैसा डालना होता है, लिक्विडिटी उन्हीं स्टॉक्स को चेस कर रही है। आप देख लीजिए, अभी भी जो है इंडियन होटल देख लीजिए, परसिस्टेंट कोफोर्स देख लीजिए, ओबेरॉय रियल्टी देख लीजिए, लिक्विडिटी चेस कर रही है। तो अच्छे शेयर्स को देखिए लिक्विडिटी चेस कर रही है, उसमें से ग्रीव्स कॉटन भी है। मुझे लगता है ये स्विंग में करीब 340 भी पहुंच जाएगा, 338 340 भी पहुंचने का पूरा चांस है। मोमेंटम इंडिकेटर्स पर ओवरबॉट है, बट हर बाजार में सब नहीं चलता है, मोमेंटम इंडिकेटर्स नहीं चलते, मतलब बहुत आराम से 340 पहुंच जाएगा। बेस है 275 रुपए के आसपास, बेस काफी नीचे खिसक गया है। अगर कोई पोजिशनली होल्ड कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर छोटा भी स्टॉप लॉस लेगा तो भी उसका 273 के आसपास बनेगा। तो जो है, अगर उसका प्रॉफिट लंबा ठीक ठाक बन रहा है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, होल्ड कर लीजिए, और बाकी 50% बुक करके 50% होल्ड करिए। हो सकता है 340 इस पर्टिकुलर मोमेंटम में 340 375 भी पहुंच जाए, तो जाके वहां पोजीशन काट लीजिएगा। एक सवाल जे दत्त राहुल साहब का आया है, इनके पास जुबिलेंट फूडवर्क्स के शेयर हैं 100 और 512 रुपए के दाम पर इनकी खरीदारी है। पहले बहुत समय तक दायरे में रहा, अब खबरों के साथ इस शेयर में रफ्तार आनी शुरू हुई है वापस। क्या करना चाहिए? ना यहीं प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या अभी और बने रहें? देखिए, फिर जो है Q1 का जब नतीजा आ रहा था सुमित जी, तब ये डिस्कस हुआ था हमारे शो में, भाई 515 530 का भाव रहा था मेरे ख्याल से। तो या तो नतीजा आ गया था या आने वाला था। तो देखिए, वो बढ़िया मूव आया, एक गिरावट आई, दोबारा 550 मिला। Q2 के भी नतीजे बढ़िया है, 715 के आसपास का एक अच्छा मूव आ गया है। जो टारगेट डिस्कस मैंने भी डिस्क्लोजर में दिया था, मुझे लगता है ये बड़े मूव की तैयारी कर रहा है अभी, और भी ऊपर के टारगेट खुलेंगे। ये भी चल रहा है, देवयानी भी चलने लगा इसके साथ। तो मुझे लगता है बिल्कुल QSR में एक अच्छा मूव है। 790 810 के टारगेट यहाँ पर खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इमीडिएट नहीं लेना है। थोड़ा गिरावट हो जाए तो बहुत बढ़िया लीजिए, या तो स्टार्टगढ़ बाइंग कीजिए। बेस 655 रुपए के आसपास है, तो मुझे लगता है बहुत बढ़िया बेस है। ये 790 810 की तैयारी कर रहा है। ये वैसे भी अगर आप पिछले एक इतिहास को देखेंगे 14 साल का, जब से इस कंपनी की लिस्टिंग हुई है तब से लेके अब तक बेस्ट परफॉर्मिंग IPO यही रहा है। पिछले 14 साल में इसने मल्टीपल बोनस स्प्लिट्स वगैरह सब दिए, इसके बाद भी तो अभी भी इसमें बहुत जूस बाकी है। शरद सर मान रहे हैं कि आप बने रह सकते हो इसके अंदर और भी। आगे बढ़ते हैं और अब रांची चलते हैं, वहाँ पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक दर्शक मौजूद है। सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मेरा इडलवीज फाइनेंस का शेयर लिया हुआ था 138 का हिसाब से। ओके शुभम जी, 500 शेयर है, तो इसका मैं क्या कर सकता हूँ? कितना समय आप दे सकते हैं इसको? हाँ शुभम जी, कितना समय दे सकते हैं इसको? मुझे कोई टाइम का नहीं है, ये मैं लंबा रख सकता हूँ। ओके शरद सर, इडलवाइज फाइनेंशियल 138 रुपए के दाम पे खरीदारी है, 124 रुपए का भी दाम चल रहा है, 500 शेयर है, क्या करना चाहिए? जी, तो देखिए, बिल्कुल अगर आपके पास है इडलवाइज फाइनेंशियल, 130 रुपए का भाव है, मुझे लगता है अभी भी एक अच्छा बेस 112 120 इस जोन में बहुत बढ़िया बेस बना हुआ है। कोई डिप मिल जाए 112 ना तोड़े तो पोजीशन मत काटिएगा, परेशान मत होइएगा, उस जोन में सस्टेन करेगा, दोबारा ऊपर की तरफ चलेगा। बड़ा मूव आएगा जब ये दोबारा 125 के ऊपर सस्टेन करेगा। उस स्थिति में आपको जो पिछला हाई था 143 वो भी तोड़ेगा, 168 रुपए तक जाएगा। मेरा फेवरेट इसमें जेएम फाइनेंशियल रहेगा। जेएम फाइनेंशियल में देखिए, जो स्टोरी है, अगले 2 साल में डेट फ्री हो जाएगी कंपनी, जिस तरह के कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर चेंज हुआ है
वहां देखने को देखिए मुझे लगता है जेएम फाइनेंशियल में बड़ा मूव है, वो और आगे चलेगा। लेकिन इडलवाइज में भी आप ध्यान रख सकते हैं, जैसा है टेक्सचर मुझे लगता है 125 के ऊपर दोबारा निकलेगा तो आपको 143 का भी हाई तोड़ेगा, 168 तक के टारगेट आपको मिलेंगे। 168 तक के टारगेट्स के लिए यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन जेएम में आपको ज़्यादा अच्छा विकल्प बताया गया है। प्रवीण जी जो हमारे रेगुलर दर्शक हैं कर्नाटका से, चंबल फर्टिलाइजर इनके पास, इनका व्यू है बजट तक का, क्या करना चाहिए? 533 पे खरीदारी शरद सर। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। देखिए चंबल फर्टिलाइजर को अगर आप देखेंगे तो एक बिल्कुल ठीक है, एक लंबे चार्ट्स के ऊपर एक आप देखेंगे तो पेन पैटर्न फॉर्मेशन है, ये कंटिन्यूएशन है ट्रेंड का। मुझे लगता है एक अच्छा बेस इसमें 440 450 के आसपास बना हुआ है। जो इमीडिएट बेस है वो करीब 480 के आसपास का एक बेस है अभी, जो जिस जहां पर ट्रेड कर रहा है। अगर इसको सस्टेन कर जाए वेल एंड गुड, हो सकता है गिरावट आपको और देखने को मिले, पर एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। रिजल्ट्स भी देखिए कोई खास नहीं आए थे, बट गाइडेंस अच्छा था, तो मुझे लगता है आने वाले क्वार्टर्स के लिए तो मुझे लगता है बिल्कुल स्टॉक सस्टेन करना चाहिए। 550 565 के ऊपर निकल जाएगा तो आपको एक बड़ा मूव ऊपर की तरफ 675 की तरफ दिखाएगा। इस सेक्टर में मुझे लगता है फैक्ट के ऊपर भी एक बार ध्यान रखना चाहिए और कोरोमंडल इंटरनेशनल पे एक बार ध्यान रखना चाहिए। ओके, इसके अलावा बिनीता जी जो कि आपकी बड़ी प्रशंसक भी हैं, इन्होंने केयर रेटिंग के ऊपर एक सवाल पूछा है। 10 शेयर हैं 1440 के दाम पर, और टाटा कम्युनिकेशन भी है 1923 के दाम पर, बनी रहे या निकल जाए? देखिए मैडम, टाटा कम्युनिकेशन से तो निकल जाइए, ठीक है, क्योंकि मैनेजमेंट ही कॉन्फिडेंट नहीं है अपने बिजनेस को लेकर, तो क्या किया जाए। तो वो सुमित जी का भी डिटेल में डिस्कस कर लेंगे आपके साथ। तो देखिए बढ़िया नहीं है टाटा कम्युनिकेशन, माफ कीजिएगा टाटा टेक्नोलॉजी की बात है, टाटा कम्युनिकेशन ऐसे ही बन रहा है, तो माफी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। तो हाँ, तो देखिए हाँ, तो अगर आप तो पहले तो केयर रेटिंग डिस्कस कर लेते हो। देखिए केयर रेटिंग को अगर आप ध्यान देंगे तो 1320 ये वो जोन है जो बढ़िया सपोर्ट बन गया है। ये वीक अगर अच्छे से सस्टेन हो जाता है, स्टॉक करीब 1350 के ऊपर जाकर के क्लोज ले लेता है, तो यही इसका बेस हो जाता है। आप अब जो है अगर आप हैं तो 1300 रुपए पर अपना स्टॉप लॉस प्लेस करिए। मुझे लगता है ये अच्छा ट्रेंड पकड़ रहा है। 1415 के ऊपर निकल जाए कहीं कभी भी तो ये अपना ऑल टाइम हाई दोबारा तोड़ेगा, 1570 को तोड़ेगा। जो अगला लेग खुलेगा वो करीब 1680 1730 इस जोन में जाने की स्टॉक कोशिश करेगा। तो बिल्कुल केयर रेटिंग को आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा सीडीएसएल पर भी आप गिरावट में खरीदारी कर सकते हैं। दूसरी चीज देखिए, टाटा कम्युनिकेशंस को आप देखेंगे तो यहाँ पर एक गिरावट है, 1698 रुपए का भाव है। ये अपने लास्ट स्विंग लो को आसपास को टेस्ट कर रहा है। ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जहां पर ये ट्रेड कर रहा है 1700 1690। इसको नहीं सस्टेन करेगा तो और आपको गिरावट नीचे की तरफ दे। थोड़ा भी निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, निफ्टी का टेक्सचर वीक है, बहुत अच्छा वीक नहीं। देखिए शुरुआत में डिस्कशन में सुमित जी ने बताया था आपको टेक्सचर वीक है, तो देखिए 1600 रुपए के आसपास भी गिरावट होकर के आ सकती है, तो थोड़ा सा कॉशियस रहिए। अगर ये 1700 के नीचे फिसल करके क्लोज दे आपको इस वीक में फ्राइडे को, पोजीशन काट दीजिएगा। तो आपको दोनों को लेकर राय दी जा चुकी है। आदित्य सिंह साहब पूछ रहे हैं हिंडाल्को के 100 शेयर हैं 762 रुपए में, क्या एवरेज करना चाहिए, क्या लंबी अवधि का नजरिया है? जी तो देखिए यहाँ पर देखिए हिंडाल्को को अगर आप देखें तो बिल्कुल एक बार 50 वीक देखिए, जो शेयर इस वक्त 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे खिसक गए पिछले 2 सप्ताह में, वो सस्टेन कर रहे हैं, वहां माहौल थोड़ा खराब रहेगा। थोड़ा भी निफ्टी प्रॉफिट बुकिंग आती है, सब और भी ज्यादा गिरावट आपको दिखा देंगे, तो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। 590 के पास इसका एक बेस था, 605 के ऊपर सस्टेन हो जाता बहुत बढ़िया बात थी, नहीं कर रहा है। लगातार पिछले 4 सप्ताह से गिरावट हमें देखने को मिल रही है। 590 आपने पापा पे स्टॉप लॉस पकड़ लीजिए। कभी भी 590 के नीचे 2-4 दिन सस्टेन करे तो बेच दीजिएगा, अदरवाइज बने रहिएगा। बड़ा मूव दोबारा तब आएगा जब ये दोबारा 610 के ऊपर सस्टेन करेगा। उस स्थिति में आपको एक पुल बैक 660 686 तक आपको मिल सकता है।